प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है भारत में अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि जल विभाजक का काम करती है, उसको बांट देती है कि तुम्हारा पानी इधर बहेगा और तुम्हारा पानी इधर बहेगा। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने बहुत सारी कई बार आया होगा जल विभाजक क्या होता है, यानी कि जल का विभाजन करने वाली ऐसी स्थलाकृति या उच्च क्षेत्र जो पानी को अलग अलग रूप से प्रवाहित करती है या उनका अलग अलग ढाल क्षेत्र विकसित कर देती है, उसे ही हम क्या है कि जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो पानी आपके लेके आती है, दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देशों में प्रवाहित होती है, विशेषकर ब्राज़ील में, और एंडीज से पानी लेकर और उसके साथ मिलने वाली बहुत सारी नदी, पराना, पैरोगे, उरुगे, बहुत सारी नदियाँ मिलकर और अथाह पानी लगभग 6000 किलोमीटर से अधिक लंबी नदी और जाकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, एक पैटर्न बनाती है, और पैटर्न का जो बेसिक रीजन है वो ढाल का अनुसरण करती है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि का ढाल, मैंने बताया आपको ढाल, क्योंकि पानी हमेशा ढाल के अकॉर्डिंग ही बहता है। जलवायु संबंधी अवस्थाओं, वहाँ की जलवायु, पानी बहता है, बरसात होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, या ना के बराबर होती है, सब आपकी उसी प्रतिरूप को विकसित करेगी। वहाँ की सेल संरचना कैसी है? सेल संरचना से तात्पर्य हमारा ये है कि यदि कठोर सेल हैं तो वो देर से नष्ट होंगी, कोमल सेलें जल्दी नष्ट हो जाएंगी, तो उसका उसी प्रकार से अवसंरचनाएं या प्रतिरूप हमको देखने को मिलेगा। ये द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अर्रे अपवाह प्रतिरूप है। दुम्राकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अर्य अपवाह प्रतिरूप आप देखेंगे। मैं पहले अर्य प्रतिरूप के बारे में थोड़ा सा अच्छा बताऊं तो अर्य मतलब एक रेडियल पैटर्न बना रही है। किसी ऊंची पहाड़ी क्षेत्र से विभिन्न धाराएं बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों से निकलती है, एक रेडियल बनाती है। दुम्राकृति प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है, कि जहां जहां ढाल जैसे ढाल होगी उसी ढाल का अनुसरण करेगी, दुम्र आकृतिक प्रतिरूप का निर्माण करेगी। इस प्रतिरूप में मुख्य धाराएं तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति, यानी इसको वृक्षाकार प्रतिरूप भी कह सकते हैं, सहायक नदियों शाखाओं की भांति प्रतीत होती है। जब सहायक नदियां मुख्य नदी में समकोण पर मिलती हैं, एक दूसरे समकोण पर मिलती हैं, तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित करती है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। कठोर खड़ी रहती हैं, जाली कमजोर कट जाती है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संबंधित शैली भूभागों पर विकसित करता है। अर्रे प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचनाएं, धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में पाया जा सकता है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों के दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियां एक दूसरे से भिन्न। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी बहता है, क्योंकि इन्हें वर्ष का अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने के कारण हिम द्वारा जल प्राप्त होता है।
हिमालय की दो मुख्य नदी सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला की उत्तरी भाग से निकलती हैं और उनकी सहायक नदियां इन नदियों पर्वतों काटकर गारजों का निर्माण करती हैं। हिमालय की आप ध्यान विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जब घाटी बनती है पहले भी बनती है, फिर आपके गार्ज बनती हैं, फिर कैनियन मतलब और गहरी घाटी विकसित होती हुई चली जाती है। इन नदियों में ने पर्वतों को काटकर गार्ज निर्माण किया। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं, जो ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र प्रदन करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करती है, अफवाह करती है, लेके चलती है। और मध्य निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अनेक निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल बिखरकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी उनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं और तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब अपोहा प्रतिरूप क्या है? अपोहा प्रतिरूप जो विभिन्न प्रकार की धाराएं, छोटी धाराएं बनकर एक विभिन्न प्रकार के आकार का निर्माण करती हैं। कुछ मैंने उदाहरण आपको दिए, धूम्राकृतिक, जालीनुमा, रेडियल। ये प्रतिरूप किसी भी नदी का होता है क्योंकि मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी और उनकी सहायक नदी मिलकर एक बड़े प्रतिरूप का निर्माण करती है, अपोहा क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये नदियां अपने ढाल का अनुसार बहती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं और उसी आधार पर हम नदियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की नदियां हमें देखने को मिलती हैं। एक जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी प्रायद्वीप से। हिमालय नदियों की जब में चर्चा करी, वह नदियां विशेषकर नित्यवाही होती हैं क्योंकि बर्फ पिघलकर नदियों का निरंतरता बनाए रखती है। प्रायद्वीप भारत की नदियां मुख्यतः वर्षा काल में अधिकतर प्रभावित होती हैं, उनकी भी मुख्य नदियां हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं और प्रायद्वीप से भारत से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, नदियां अपने उद्गम से लेकर और अपने मुहाने तक, जहाँ पर वो नदी समुद्र में गिरती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की घाटियों का निर्माण करती है। जहाँ ऊपरी भाग में अत्यधिक अपर्दन करती है और लास्ट अंतिम स्थिति में अपर्दन शून्य हो जाता है और निक्षेपण भी लगभग समाप्त हो जाता है और बड़ी मुश्किल से समुद्र में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो वीर्यकारी घाटी से लेकर एक डेल्टा के निर्माण तक की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।